Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. किसी को कल के पढ़ाई टॉपिक में कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. So we studied about seals yesterday, how they produce seals and in what methods they used these seals. So today we have to start with seals, scripts and weights. ठीक है, but before that there is figure 1.21 letters on an ancient signboard. ये एक तरह का ancient signboard है जिस पर इस तरह के letters हुआ करते थे, इस तरह के signs हुआ करते थे। ठीक है, seals, scripts and weights. Seals and sealings. Seals and sealings were used to facilitate long distance communication. अब क्या होता था, ये जितनी भी seals होती थी और sealings होती थी उनका इस्तेमाल किया जाता था जब उनको communication करना होता था long distance, बातचीत करनी होती थी long distance पर। Imagine a bag of goods being sent from one place to another. Imagine करो कि सामान जो है वो भेजा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, its mouth was being tied with rope, and on the knot was affixed some wet clay on which one or more seals were pressed. अब इस पे इमेजिन करो कि भाई उसका जो सामान का बैग है उसका उसको रस्सी से बांधा हुआ है और उस रस्सी के ऊपर एक गीली क्ले जो है, थोड़ी सी वेट क्ले उसके ऊपर लगा करके उस पर सील लगा रखी है। ठीक है, वो प्रेस करी हुई है, एक हो या दो सील्स हो वो प्रेस करी हुई, निशान लगा रखा है, लीविंग एन इम्प्रेशन, जो उस पर एक निशान छोड़ रही है। इफ द बैग रीच्ड विद इट्स सीलिंग इंटैक्ट, इट meant that it had not been tampered with. अगर वो सीलिंग जो है वो प्रॉपरली इंटैक्ट जा रही है, एज इन की उस पर कुछ भी वो हटी नहीं है, तो ये माना जाता था कि ये प्रॉपरली डिलीवर किया जा रहा है, जो मैसेज है वो प्रॉपरली डिलीवर किया गया है, सामान जो है वो प्रॉपरली डिलीवर किया गया है। द सीलिंग ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, और ये सीलिंग जो है ये भी बताती थी कि ये कहाँ से किसने भेजा है। तो आपने अगर देखा हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके से किसी भी चीज के ऊपर सीलिंग जो है वो लगा करके, यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट वो देखे हो कार्यवाही देखी हो, जब वो किसी को बिल्डिंग को सीज करते हैं तो अधिकतर वो क्या करते हैं, ताला लगाते हैं और ताले के जहां से चाप उसके ऊपर कपड़ा लपेट देते हैं और उसके ऊपर कपड़े के ऊपर वो सील लगा देते हैं, सील ठप्पा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर वो गवर्नमेंट के पूरे वो जो होते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट ने किया है, वो सारी चीजें उस पर इंटैक्ट रहती हैं, इम्प्रेशन छोड़ती भी जाती है। तो उसको कोई खोल नहीं सकता क्योंकि उसको तोड़ना ही अपने आप में क्या हो जाता है, क्राइम हो जाता है। तो उसी तरह से उस जमाने के अंदर भी इस तरह की चीजें होती थी और यही एक जरिया होता था कम्युनिकेशन करने का। एक राजा दूसरे राजा को कुछ सामान या कुछ मैसेज जो है वो इसी तरह भिजवाता था, अपने किंगडम की मोहर लगा करके, सील लगवा करके, और फिर वहां पे दूसरा राजा जो है उसको अगर वो सील दिखती थी कि हाँ भाई ये प्रॉपरली मैसेज भेजा जा रहा है और उसके अंदर कुछ भी जो है वो चेंजेस नहीं किए गए हैं या इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ फैब्रिकेशन नहीं किया गया है, तो वो उस चीज को ऑथेंटिक मानता था कि हाँ वाकई में उस राजा ने यही चीज जो है यहाँ पर भेजनी चाहिए। समझ में आया? सील एंड सीलिंग्स। Yes, ma'am. यहाँ पे फिगर 1.22 के अंदर सीलिंग फ्रॉम रोपर जो है वो दिखाई गई है। देन वी हैव एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। Harappan seals usually have a line of writing, probably containing the name and the title of the owner. Harappan seals जो है उसके अंदर बेसिकली एक ही लाइन होती थी राइटिंग की और उसके अंदर नाम होता था और टाइटल होता था ओनर का, जो ओनर है जिसके लिए जिसके जहां से सामान भिजवाया गया है उसका। तो ये चीजें जो है थोड़ी सी क्या होती थी, एनिग्मेटिक होती थी, एज इन की ये थोड़ी सी सीक्रेटिव होती थी, रहस्यमयी होती थी।
Scholars have also suggested that the motif, generally an animal, conveyed a meaning to those who could not read. और ये बेसिकली क्या है, ये स्कॉलर्स का मानना है कि जनरली एक एनिमल जो है उस पर अगर बना हुआ होता था मोटिव, जैसे कि आप ये सीन पर भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एनिमल जो है वो दिख रहा होगा उसका इंप्रेशन। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता था जो पढ़ नहीं सकते हैं, ये इस तरह से उनके लिए होती थी चीजें, मोटिव। Most inscriptions are short and the longest containing about 26 signs. अब अधिकतर इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो छोटे होते थे और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जो थे वो थे 26 साइंस वाले, यानी कि 26 सिंबल्स या साइंस जो है उसमें बने हुए हैं। Although the script remains undeciphered to date, it was evidently not alphabetical, where each sign stands for a vowel or a consonant, as it has just too many signs, somewhere between 375 and 400. लेकिन ये हालांकि ये चीज है कि अभी भी ये स्क्रिप्ट जो है अनडेसिफर्ड है, इसको पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए हैं। और क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं ये उस तरीके से तो है नहीं, यहाँ पे वाल और कॉन्सोनेंट साउंड्स तो है नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा साइंस है और करीब इनका जो नंबर है वो है 375 से 400। तो ये चीज अभी तक डिकोड नहीं हो पाई है। इट इज अपेरेंट दैट It is apparent that the script was written from right to left, as some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left. ये माना जाता है कि अधिकतर ये सारी स्क्रिप्ट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी, क्योंकि राइट में काफी ज्यादा स्पेस छोड़ करके वो लोग लिखते थे और अधिकतर लेफ्ट पोर्शन जो होता था वहां पर काफी क्रैम्पिंग, यानी कि काफी कम जगह होती थी और छोटी छोटी हो जाती थी। मतलब जब पेज में जगह नहीं बचती है तो अपन छोटा छोटा या उस तरीके से थोड़ी सिलवट ऐसे नहीं पड़ जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी काफी क्रैम्पिंग देखी जाती थी। एंड एज इफ द एंग्रेवर बिगेन वर्किंग फ्रॉम द राइट एंड देन रन आउट ऑफ स्पेस, जैसे कि बच्चे करते हैं छोटे कि भाई वो लिखना शुरू करते हैं तो आगे ज्यादा जगह छोड़ करके लिखना शुरू कर देते हैं और फिर एंड में जब कम जगह रहती है तो वो छोटा छोटा लिखने लगते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी यही माना जाता है कि उस जमाने के अंदर राइट से लेफ्ट लिखना शुरू करते थे और फिर उसके बाद में यहाँ पे तो ज्यादा स्पेस छोड़ देते थे और इधर की तरफ जो है वो बहुत कम स्पेस होती थी। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No problem. No, ma'am. Okay. Consider the variety of objects on which writing has been found. अब ये देखिए कि किस किस चीजों पर इस तरह की राइटिंग जो है वो मिली है, ढूंढी है इन लोगों ने। सील्स, कॉपर टूल्स, rims of jars, copper and terracotta tablets, jewelry, bone rods, even an ancient signboard. एक ये सारी चीजों के ऊपर इनको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला है। Remember, there may have been writing on perishable materials too. अब ये भी ध्यान रखिए कि हो सकता है उस जमाने में पेरिशेबल मटेरियल जो बहुत जल्दी सड़ जाता है या खराब हो जाता है, उन मटेरियल्स के ऊपर भी इन्होंने पॉसिबिलिटी है कि लिखा हो। बट दिस मीन्स दैट लिटरेसी वाज वाइड स्प्रेड। क्या इससे अब ये समझा जाए कि उस जमाने के अंदर काफी ज्यादा लिटरेसी थी, यानी काफी पढ़े लिखे लोग थे। अब है वेट्स। वेट्स एज इन की जो हम नापते हैं तोलते हैं चीजों को, उस तरह के वेट्स। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स। एक्सचेंज जो होता था वो बेसिकली यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सिस्टम इन्होंने फॉलो अप कर रखा था वेट्स का, उसके द्वारा होता था। यूजुअली मेड ऑफ अ स्टोन, जो यूजुअली स्टोन के बने हुए थे, कॉल्ड चर्ट, जिसको हम बोलते थे चर्ट, एंड जनरली क्यूबिकल, या फिर वो क्यूबिकल ही होते थे, विद नो मार्किंग्स, उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी। फिगर 1.2 के अंदर ये चीज दिखाई दी है। ओके, बाद में देखते हैं वो। With no markings, the lower denominations of weight were binary. जो lower denominations होते थे वो होते थे denominator जिसको बोलते हैं, वो होते थे 1 2 4 8 16 32 एक्सेट्रा अप टू 12,800 तक होते थे, while the higher denominations followed the decimal system या numerator जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, वो decimal system में होते थे। The smaller weights were probably used for weighing jewelry and beads. और छोटे छोटे जो बाट होते हैं जिसको हम हिंदी में बांट बोलते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे छोटे छोटे जो होते थे वो ज्वेलरी और बीड्स के लिए होते थे। मेटल स्केल पेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड, और यहाँ पर मेटल के स्केल पेन्स जो है वो भी ढूंढे गए हैं। तो ये था इनका वेइंग सिस्टम, यानी कि वेट जिसके अंदर यूज करते थे ये लोग। समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No problem. No, ma'am. ओके, No, ma'am.
Okay, then we have ancient authority. There are indications of complex decisions being taken and implemented in Harappan society. यहाँ पे हमें कई सारी चीजें देखने को मिली है जो इस चीज की तरफ इशारा करती हैं कि इन्होंने काफी कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया है हरप्पन सोसाइटी में. टेक फॉर इंस्टेंस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हरप्पन आर्टिफैक्ट्स एज एविडेंट इन पॉटरी. अब इस चीज को ऐसे देखिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी यानी कि यूनिफॉर्म तरीके से और हरप्पन आर्टिफैक्ट जो है पॉटरी के अंदर वो एक अपने आप में एक सबूत है कि इन्होंने क्या कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए. सील्स वेट्स ब्रिक्स ये सारी चीजों के अंदर भी इन्होंने कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए हैं. नोटेबली ब्रिक्स दो ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूस्ड इन एनी सिंगल सेंटर वर ऑफ अ यूनिफॉर्म रेशियो थ्रू आउट द रीजन फ्रॉम जम्मू टू गुजरात. अब ये कैसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए कि भले ही यहाँ पर सील हो वेट्स हो या ब्रिक्स हो, ठीक है, ये सारी ही चीजों में क्या थी, यूनिफॉर्मिटी थी यानी कि एक सारता थी यानी कि सब एक से थे. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ब्रिक्स जो है वो बेसिकली एक ही जगह पे सिंगल सेंटर पे ही नहीं बनाई है, ईंटें इन्होंने एक ही जगह पे नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी उनका जो रेशो था यानी उनकी बनावट जो थी वो इस तरह की थी कि वो पूरे रीजन में जो भी इनका एरिया था जम्मू से लेके गुजरात वहां पर वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म थी. यानी जो साइज और वेट की ईंट जम्मू में मिल रही है वैसी की वैसी ही गुजरात में भी मिल रही है. तो ये इनके कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के एक एग्जाम्पल है. We have also seen that settlements were strategically set up in the specific locations for various reasons. और हमने ये भी देखा है कि इनका जो सेटलमेंट है वो बेसिकली स्ट्रेटेजिकली लिया है, स्ट्रेटेजी से बेस्ड है अलग अलग स्पेसिफिक लोकेशंस पर. उनके भी अलग अलग कारण रहे. Besides, labor was mobilized for making bricks and for construction of massive walls and platforms. Who organized these activities? अब ये भी ध्यान दिया जाए कि जो जितने भी मजदूर थे उनसे काम जो करवाया जाता था, जो ब्रिक्स बना रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं बड़ी बड़ी दीवारों का या प्लेटफॉर्म बनाने का, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से था. तो ये सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कौन कराता था, अब ये क्वेश्चन उठता है. इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Then we have palaces and kings, 8.1. If we look for a center of power or for depictions of people and power, archaeological records provide no immediate answer. अगर हम देखें कि भाई सेंटर ऑफ पावर कहाँ थी या लोगों के पास में कितनी पावर थी या इसके इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछें या सोचें समझे तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अंदर कोई आपको इमीडिएट आंसर नहीं मिलेगा. एक बड़ी बिल्डिंग ढूंढी गई मोहनजोदारो में, उसका नाम दे दिया गया पैलेस क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कोई स्पेक्टिकुलर चीजें यहाँ पर जो है जो चीजें हैं उससे आप उसको एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं तो उसका नाम दिया जाता था. एक स्टोन स्टेच्यू मिला, उसको जो है बोला जाता है प्रीस्ट किंग. क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको मेसोपोटामियन हिस्ट्री के बारे में पता है कि प्रीस्ट किंग क्या हुआ करते थे, किस तरह के उनके पैरेलल हुआ करते थे इंडस रीजन में, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया स्टेच्यू को प्रीस्ट किंग. तो आपको एक इमीडिएट आंसर जो है जस्टिफाइड वैलिडेट आंसर नहीं मिल सकता है क्योंकि ये लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं उस जमाने में नहीं जी रहे थे, ये बाद के ही हैं और ये बेसिकली अपने अपने तरीके से स्टडी करके आपके सामने कोशिश करते हैं एक हिस्ट्री को वापस से बनाने की. ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताई गई है. If we look for a center of power or for the depictions of a people and power, archaeological records provide no immediate answers. A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but no spectacular finds were associated with it. कुछ भी स्पेशल चीजें जो है उस पैलेस से जोड़ करके नहीं देखी गई, नाम भले ही उसको दे दिया गया पैलेस. A stone statue was labeled and continues to be known as the priest king. एक stone statue है जिसके ऊपर लेबलिंग करी हुई है और जो आज भी उसी priest king के नाम से लेबल से रखा हुआ है. This is because archaeologists were familiar with the Mesopotamian history and its priest kings and have found parallels in the Indus region. क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को मेसोपोटामियन हिस्ट्री के बारे में वो फेमिलियर थे और उनको पता था प्रीस्ट किंग क्या होता है और इसी तरह से चीजें जो मिली इंडस रीजन में उसको भी यही चीज नाम दिया गया है. बट एज वी विल सी the ritual practices of the Harappan civilization are not well understood yet, nor are there any means of knowing whether those who performed them also held political power. अब हरप्पन जो हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर रिचुअल प्रैक्टिसेस होती थी, जो बाकी क्रियाएं होती थी या कार्यक्रम होते थे या जो भी उनकी ट्रेडिशनल चीजें होती थी उसको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि उन चीजों को करने वाले जो लोग थे यानी कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर काम को करने वाली चीज थी या कोई भी ट्रेडिशनल चीज थी, रिचुअल था इनका, तो
उसको करने वाला के पास में कोई पॉलिटिकल पावर होती थी या नहीं होती थी, या वो कोई पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करता था या नहीं करता था, इसके बारे में हम जवाब नहीं देख सकते। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ये है, उनकी ओपिनियन के अंदर, कि हरप्पन सोसाइटी के अंदर कोई भी रूलर्स नहीं होते थे और सारे ही लोग जो है वो इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे, कि सब बराबरी से एंजॉय करते थे, कोई राजा नहीं था। अदर फील्स देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल। और बाकियों का मानना ये है कि भाई वहां पे सिर्फ एक सिंगल रूलर ना होकर के कई सारे रूलर्स हुआ करते थे। दैट मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर, हरप्पन अनदर एंड सो फोर्थ। उनका मानना ये था मोहनजोदारो का अलग रूलर था, हरप्पा का अलग रूलर था, और ऐसे ही बाकी लोगों के अलग अलग रूलर थे। Yet others argue that there was a single state given the similarity in artifacts, the evidence for planned settlements and standardized ratio of brick size and establishment of settlements near source of रॉ मटेरियल्स। बाकियों का मानना ये है कि वहां पर एक सिंगल स्टेट हुआ करती थी जो सारी ही चीजों को, आर्टिफैक्ट्स जितने भी मिले उनको सिमिलैरिटी देती थी, यूनिफॉर्मिटी देती थी, और वो ही सेटलमेंट्स जो है सबके लिए प्रॉपर तैयार करती थी, एविडेंस देती थी कि वही प्लानिंग कर रहे हैं, और वही एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशो जो है ब्रिक साइज का वो सेट करती थी, और सारे सेटलमेंट्स जो है जिनका कच्चा माल चाहिए होता था वो भी वही प्रोवाइड कराते थे। As of now, the last theory seems the most plausible, as it is unlikely that entire communities could have collectively made and implemented such complex decision. अब ये जो लास्ट हमने चीज पढ़ी है कि भाई एक सिंगल स्टेट थी और वही सारी चीजें प्लानिंग कर रही थी, वो काफी प्लॉजिबल है, काफी उसकी तारीफ की जा सकती है, क्योंकि अग्रीबल है एक तरीके से, क्योंकि जितने भी हमें कम्युनिटीज के अंदर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कलेक्टिवली हमने जो भी चीजें देखी हैं, उनको देख करके यही लगता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉपरली कलेक्टिवली सारे डिसीजंस लिए गए, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए गए और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया गया। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट की बातें बताई गई हैं, कुछ क्या विश्वास करते हैं, कुछ क्या विश्वास करते हैं, उस तरीके से। No, ma'am. No problem. No, ma'am. ओके, अब आ जाते हैं द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। There is evidence by 1800 BCE most of the mature Harappan site in regions as Cholistan had been abandoned. कई सारे सबूत मिले हैं कि 1800 BCE के दौरान अप्रोक्सीमेटली कई सारे जो मेच्योर हरप्पन साइट्स थी उसको, जैसे कि चोलिस्तान, वहां पर उसको अबैंडन यानी खाली छोड़ दिया गया। ठीक है, सब मूव कर गए वहां से। Simultaneously there was an expansion of population into new settlements in Gujarat, Haryana and western उत्तर प्रदेश। और उसी समय में वहां पर दूसरी जो जगह थी, गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वहां पे देखा गया है कि ये चीज जो है एक्सपेंड हुई है, वहां पर एक्सपेंशन बढ़ा है सेटलमेंट का। In the few Harappan sites that continue to be occupied after 1900 BCE, that appears to have been a transformation of material culture marked by disappearance of the distinctive artifacts of the civilization, weight seals, special beads, writings, long distance trades and craft specialization also disappeared। और ये भी देखा जाता है कुछ हरप्पन साइट्स पे से चीजें जो ऑक्यूपाई की हुई थी 1900 के अंदर, वो धीरे धीरे जो है वहां पे ट्रांसफॉर्म हुई, मटेरियल कल्चर जो है चेंज हुआ, और जो पहले चीजें थी जो खत्म हो गई थी, आर्टिफैक्ट्स जो थे उस सिविलाइजेशन के, वो गायब होने लगे, जैसे कि वेट सील, स्पेशल बीड्स, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, सब चीजें गायब हो गई। इन जनरल फार फ्यूअर मटेरियल्स वर यूज्ड टू मेक फ्यूअर थिंग्स, यानी कि एक नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो कुछ ही सामान से कुछ ही चीजें वो लोग बना लिया करते थे। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटोरेटेड एंड लार्जर पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। अब हाउस कंस्ट्रक्शन जो टेक्निक्स थी इन लोगों ने वो चेंज कर दी थी, ठीक है, वो खराब कर दी थी, डेटियोरेट कर दी थी, और अब पब्लिक स्ट्रक्चर्स जो पहले बड़े बड़े बनाया करते थे वो अब नहीं बनाए जाते थे। ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ इन व्हाट आर कॉल्ड लेट हरप्पन और सक्सेसर कल्चर्स। अब जिस चीज को हम समझ रहे हैं वो ये है कि भाई जो सेटलमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स वहां पर मिले हैं दूसरी साइड पे, ठीक है, वो जिसको हम लेट हरप्पन और सक्सेसर कल्चर्स कहते हैं, वहां पे अब रूरल तरीके से वो जीवन जी रहे थे। जो पहले एडवांस और डेवलप्ड जी रहे थे उसको छोड़ करके अब ये रूरल उस पर आ गए थे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No
problem. अब क्वेश्चन उठता है कि ये सारे चीजें क्यों, ये चेंजेस लाया कौन? कई सारे एक्सप्लेनेशन हैं, उसको भी रखे गए हैं इसके लिए। कई रेंज जो है, कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज थे, कुछ कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लडिंग हुई, शिफ्टिंग हुई, या चीजें रिवर सूख गई, या बहुत ज्यादा इन्होंने यूज कर लिया लैंडस्केप का। कुछ कह रहे हैं कि ये कुछ सर्टेन सेटलमेंट्स की वजह से हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे कि ये पूरी सिविलाइजेशन जो है ये एकदम से कोलैप्स क्यों कर गई। ठीक है। What brought about these changes? Several explanations have been put forward. कई सारे explanations दिए गए हैं इस चीज के लिए, कैसे changes क्यों आए, बदलाव क्यों आए. These range from climatic change, deforestation, excessive floods, the shifting or drying up of rivers to overuse of the landscape. और इसके अंदर कुछ climatic change के लिए point रख रहे हैं, deforestation का रख रहे हैं, excessive flooding यानी बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाना, shifting हो जाना, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स यानी रिवर्स या तो शिफ्ट हो गई या सूख गई या ओवर यूज करा इन्होंने लैंडस्केप का, उस तरह के। सम ऑफ दीज कॉजेज मे होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट्स, कुछ कारण जो ये ऊपर हमने मेंशन किए कुछ सेटलमेंट्स के लिए ठीक है, बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन। लेकिन कुछ जो चीजें हैं उसको हम पूरी सिविलाइजेशन पे नहीं मर सकते, यानी कि यही सारे चीजों को लेकर के हम पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, ये स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप पूरा पढ़िए, go through the chapter again and conjure up your problems related to this chapter. We will discuss all of your problems in our next class in next week. Till then, have a nice day ahead. God bless you all. Stay fit, stay healthy. Thank you.